हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आप लोगों के सिलेबस में, एलटी सिलेबस में इसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या सीरीज के नाम से सिर्फ लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या फर्क है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in d सबशेल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में भरा जाता है, जैसे आप 1s 2s 2p 3s 3p लिखते हो ना, 4s 3d, अगर d में भरते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वो d ब्लॉक एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? when d सबशेल is partially filled, पूरा नहीं भरा हो, पूरा खाली भी ना हो, पार्शियली भरा हो, partially filled in ground state और in any existing oxidation state। तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करेंगे या फिर ग्राउंड स्टेट में। तो d ऑर्बिटल जो है वो पूरा भरा हुआ नहीं होगा। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? d0 नहीं आना चाहिए और d10 नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो वो d ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। राइट, अब देखते हैं इसमें एग्जांपल। तो जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर 21, तो आप इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्लियर है? तो लास्ट का यही याद रखना होता है हमें, बस डायरेक्ट हम यही लिखते हैं 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जा रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? क्या ये पार्शियली फिल्ड है? जी हाँ, जो इसका डी सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड है, पूरा भरा नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। इसके बाद चेक करते हैं कॉपर को। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, एक्सेप्शन होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने आते हैं, मैंने डायरेक्ट भी सिखाए हुए हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अगर इसे, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसे 3d9 और s को देखेंगे तो 4s2। लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है तो इसलिए 3d10 हो जाता है और ये 4s1। तो ये मैंने लिख दिया कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। राइट, अब आप देखेंगे कि कॉपर में जो डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल है, वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो फिर तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन हमने ये भी कहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है। तो +2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा, एक डी से, तो कितने बचे? d9। अब ये पार्शियली फिल्ड हो गया है, तो इसका मतलब कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद इसी फैमिली के और मेंबर भी ऐसा ही करते हैं। तो Cu Ag और Au, ये याद रखने हैं आपने। इनके सभी में d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के बाद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में ये पार्शियली फिल्ड हो जाते हैं। इसलिए आप बोलेंगे Cu Ag Au क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। इन्हीं के ऑपोजिट Zn एटॉमिक नंबर 30, जब कॉन्फ़िगरेशन आप पूरा लिखेंगे तो ये आएगा 3d10 4s2। क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है? जी हाँ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, तो +2 में ये होता है 3d10। दो इलेक्ट्रॉन एस से चले गए, अभी भी ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इस परिवार का कोई भी सदस्य ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, Zn Cd और Hg। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स कौन नहीं है? Zn Cd और Hg। क्या ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? यस, डी ब्लॉक के तो हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा तो डी में ही है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट वही होंगे जो ग्राउंड स्टेट में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो? पार्शियली फिल्ड हो। तो उसमें Cu Ag Au आपके आ जाते हैं। अब इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो सबके लिए सेम ही रहेगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो वो होता है NS2, तो आप देख रहे हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और N-1 D कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से 10 तक। कभी कभी बच्चे इसका आंसर ये लगा देते हैं पेपर में, NS1 से 2, N-1 D 1 से 10, और वो इसके पीछे रीजन ये देते हैं कि देखिए सर, हमें पता है कि S में यहाँ 2 थोड़ी होते हैं फिक्स, कभी कभी 1 भी तो आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है देखें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन।
तो जनरल लिखा गया है, तो जनरल का मतलब तो यही होता है ना, ठीक है, एक ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। ये तो एक्सेप्शन है ना, कभी कभी हो रहा है ना ऐसा, तो फिर तो यहाँ 1 से 10 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 मना करेंगे और 9 को भी मना करना पड़ेगा। तो जनरल है तो इसलिए सिर्फ ऊपर वाला आंसर आपका सही है, तो गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, बहुत मिस्टेक होती है इसमें। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। फिर यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से हैं, तो पहला आपको दिखता है स्कैंडियम वाली फैमिली, तो उसे बोलते हैं 3D सीरीज, ठीक है। फिर आती है उसके बाद दूसरे वाले में 4D सीरीज, फिर आती है आपकी 5D सीरीज। इसे कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसे कहा जाता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसे आप कहेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर हुआ? यही आपके सिलेबस में बोला गया, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आई होप ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो पहला पॉइंट आता है एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो एटॉमिक रेडियाई पूरा चैप्टर याद करने वाला है, एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे लेक्चर को, तो आराम से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, पेपर के सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम हर लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसका जो नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। और भी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखने हैं या यूनिट 1 के प्लेलिस्ट चाहिए या यूनिट 2 की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियाई, तो सभी जानते हैं कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिस वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ऐसा सब जगह होता है। और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पे शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ते हैं तो साइज भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है वो बात करते हैं। तो पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, याद करने हैं 21 से 30 तक। मैंगनीज 25 हो गया, फिर 26 आपका आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर एंड लास्ट वन इज जिंक। तो ये आपके पास एलिमेंट होते हैं। तो अलोंग द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज तो होते हैं, बस यहीं तक आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक डिक्रीज देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कैसे बोलेंगे डिक्रीज, कि अट्रैक्शन पावर बढ़ी जिस वजह से साइज डिक्रीज हो गया, मतलब नॉर्मल ट्रेंड, राइट। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं कि बीच में क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिक्रीज नहीं होते, ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। स्पेशली आयरन, कोबाल्ट और निकल में चेंज बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल चेंज, जिस वजह से इनके साइज बिल्कुल आसपास होते हैं। साइज सेम होने की वजह से आयरन, कोबाल्ट, निकल की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा मैच करती है, जिस वजह से इनको डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है। फिर लास्ट में जब हम आते हैं इन केस ऑफ जिंक, वहां पे हम बोलते हैं कि साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्लाइटली इंक्रीजेस। रीजन की बात करते हैं। पहला रीजन तो मैंने बता ही दिया है। अब देखो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाऊं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था स्कैंडियम 21 का, 3D1 4s2। ऐसे ही अगर मैंगनीज का लिख दूं मैं आप यहाँ पे तो 25 था, 25 का मतलब 3D5 4s2। तो आपको क्या नजर आ रहा है, कितने शेल हैं टोटल, 4 शेल हैं, 1 1 2 3 और ये 4। तो फोर्थ वाला शेल कौन सा है आपका, 4s, और उससे पहले वाला शेल कौन सा है, 3D। तो आपको पता है कि 4s में तो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, यानी कि लास्ट में कितने बच्चे बैठे हैं वो तो फिक्स है। इससे पहली वाली बेंच में बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो साइज तो न्यूक्लियस यानी कि टीचर और लास्ट वाली बेंच में बैठे हुए बच्चे के बीच से डिसाइड होगा कि वो कितनी दूर है, क्लास का साइज वही डिसाइड करेगा। धीरे धीरे बीच में क्लास में स्टूडेंट जो है उससे पहले वाली बेंच में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते वो 10 हो जाएंगे। तो होगा क्या, इमेजिन करो कि मैं इस क्लास में बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, तो लास्ट वाली बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बीच में और मेरे बीच में कुछ अट्रैक्शन है, मतलब मेरी वॉइस उन तक जा रही है। अब उससे पहले वाली बेंच में यानी कि लास्ट से पहले सेकंड लास्ट में धीरे धीरे स्टूडेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो लॉजिकली टीचर क्या करेगा, वो थोड़ा सा एफर्ट डालना और शुरू करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लास में स्टूडेंट बढ़े तो टीचर का एफर्ट भी बढ़ गया, स्टूडेंट बढ़े टीचर का एफर्ट और बढ़ गया। तो हो क्या रहा है, मेरे एफर्ट बढ़ाने से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन और मेरे बीच में अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज क्या होना चाहिए था, कम।
उन बच्चों को मेरे पास आ जाना चाहिए था, खींच के चले आना चाहिए था, लेकिन बीच में बच्चे बढ़ रहे हैं तो वो मेरी वॉइस को वहां तक पहुंचने से भी रोकेंगे, है ना। वो मेरा इंटरेक्शन क्या करेंगे, खराब करेंगे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि बीच में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जना खींच रहा है, एक जना पीछे कर रहा है। तो इसका मतलब बीच में कुछ ऐसा ही चल रहा है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर चल रहा है शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बीच में डी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो शील्ड तो कर रहे हैं, मेरी वॉइस को जाने से रोक रहे हैं, शील्ड लगा रहे हैं। तो मैं और जोर से बोल रहा हूँ, और मोटी शील्ड लगा दे रहे हैं, मैं और जोर से बोल रहा हूँ, एक लेयर और बढ़ा दे रहे हैं। तो मेरी वॉइस पीछे वालों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसी पहले थी वैसी लग रही है। उनको लग नहीं रहा कि सर और एफर्ट डाल रहे हैं, वो लग रहा है सर तो पहले ही जैसा एफर्ट डाल लेते अभी भी वैसा ही है। तो उनको ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। तो ये कहानी चलती है, बीच में ऐसा ही चलता है। लास्ट में जाके वो बच्चे जब मैक्सिमम हो जाते हैं, D10 भर जाते हैं, तो उस टाइम पे वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब मेरे अट्रैक्शन से ज्यादा शील्डिंग कर देते हैं। तो मेरी वॉइस जो है अब लास्ट तक थोड़ी सी कम पहुंच पाती है, ठीक है। तो जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया तो लास्ट में साइज क्या हो जाता है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये कहानी रहती है। तो स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज, मिडवे में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और लास्ट में क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डाउन टू ग्रुप में। डाउन टू ग्रुप में देखिए क्या होता है। डाउन टू ग्रुप जब आप जाते हैं तो पहली सीरीज है 3D, 3D सीरीज से जाओगे आप 4D में, 4D सीरीज से जाओगे 5D में। ऐसा होना चाहिए था कि सर जब नीचे आते हैं तो शेल्स बढ़ेंगे। पहले वाले में जो था वो कौन सा शेल चल रहा होगा, 4th, नीचे वाले में जाएंगे तो 5, फिर नीचे 6th। तो सर कुछ ऐसा ही चल रहा है, 1 2 3 4, फिर नीचे चले जाएंगे और तो 1 2 3 4 5, और नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बढ़ेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर से साइज क्या हो जाता है लास्ट में, कांस्टेंट। मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाने में तो साइज बढ़ा, लेकिन सेकंड से थर्ड में जाने में क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। तो मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ पर, उसके एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत पड़ो अभी, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है अलग से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे, तो फिर से दोबारा समझ लेंगे। तो आप सॉरी 4s लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 4D से 5D में जाने पर आप बोलेंगे क्यों साइज सेम हो रहा है, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग। चलो समझा ही देंगे, ठीक है। वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है ना, जब 4D से 5D में जाते हो तो बीच में 14 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल सबने देखी है, तो आपको दिखती है ना, दो लाइनें अलग से दिखती नीचे, वो f ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वो यहीं से गायब हुए हैं। 4D के बाद 5D में आने से पहले वो 14 एलिमेंट आ जाते हैं f ब्लॉक के, कौन से वाले के, 4f के। तो हो क्या रहा है कि जब हम 5D में इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं, अब 5D से पहले भी कौन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 14 बच्चे और आ गए बीच में, समझो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 14 बच्चे बढ़े जैसे ही, तो मैं और अपना अट्रैक्शन बढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि पीछे वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने अपनी अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ा दी। अब हुआ क्या, मैंने अपनी अट्रैक्शन बढ़ाई लास्ट वालों के लिए। ये जो क्यों बढ़ाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो 14 बच्चे आ रहे हैं क्लास में, वो थोड़ा बहुत बोलेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो पीछे वालों का आवाज थोड़ी कम जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वो बच्चे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठ गए, मतलब उनके बीच में बैठने या ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने तो अट्रैक्शन बढ़ा दिया ना, तो मेरे अट्रैक्शन बढ़ाने से साइज क्या हो गया, डिक्रीज, यानी कि लास्ट वाले बच्चों को वॉइस बहुत तेज आने लगी, क्योंकि बीच वालों ने तो कुछ डिस्टर्ब किया ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि बीच वालों की शील्डिंग बहुत खराब थी, उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिस वजह से साइज क्या हो गया, बढ़ना चाहिए था, क्योंकि शेल्स बढ़े थे, लेकिन मेरे अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। तो एक ने बढ़ाया, एक ने कम कर दिया, तो फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट। तो तुम्हें समझा दिया मैंने फील के लिए, तुम्हें तो याद रखना है बस कि भाई 3D से 4D में जाएंगे तो बढ़ेगा, 4D से 5D में फिर कांस्टेंट। ऐसे यहाँ भी याद रखने की क्या होता है, रीजन मैंने बता दिया है। इसी रीजन को जाना जाता है किस नाम से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कहानी रहती है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ZR और HF। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका साइज क्यों सेम होता है, तो आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ZR यहाँ का एलिमेंट है, HF यहाँ का एलिमेंट है, तो साइज सेम होने का रीजन यही रहता है।
चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप सभी जानते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है। अब चाहे एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर दो निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और तीन निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी चलती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई कब कब होती है? पहला रीजन, अगर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड है, या दूसरा रीजन, अगर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुल फिल्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्बिटल में आधे भरे हैं या फिर पूरे भरे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं? स्टेबल। अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, यहां तक पहुंचना है तो इजी हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, बोलो भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s2। सारी ब्लॉक केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है, वो देख लिए होंगे आपने, तभी ये डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सारे सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ चैप्टर तुम्हें। तो 3d5 4s2। अब मैंने कहा Mn2 पॉजिटिव बनाओ, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालो, तो आपने कहा ठीक है, एस से जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, चले गए। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था या डिफिकल्ट था। मुझे बताओ कि अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है, हाफ फिल्ड है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचना क्या होगा? इजी होगा। यहां से थोड़ी निकाल रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल के आप यहां पहुंच रहे हो, तो फिर तो ये चाहेगा ना मैं ऐसा बन जाऊं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लो। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो, क्योंकि वो अचीव करना चाहेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहता हूं एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो अब जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा वो किस में से निकालना पड़ेगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, और अभी अनस्टेबल होने वाला है। तो अब आप बोलोगे जो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है? बहुत हाई है। आई बात समझ में? ऐसा ही सेम एग्जांपल हम बात करते हैं आयरन के लिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। Fe2 पॉजिटिव बनाओ तो क्या बनेगा? 3d6 4s0। तो कुछ खास बात नहीं है इसमें। Fe3 पॉजिटिव बनाओ, तो आप बोलोगे सर Fe3 पॉजिटिव तो हम चाह ही रहे हैं, हम ऐसा बन जाए, तो आप बोलोगे इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है सर? लो है, क्योंकि ये चाहेगा कि वो D5 बन जाए। अगर यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो वो डिफिकल्ट है। आई बात समझ में? तो आपको देखना होगा कि आपसे एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में कहां से कहां चेंज कर रहा है। अगर आपको D5 को खराब करना है, मतलब D5 से D4 में जाना है, तो हाई एनर्जी लगेगी। D5 तक पहुंचना है, स्टेबल में आना है तो जल्दी आ जाओगे, स्टेबल से हटना है तो टाइम लगाओगे, बस लॉजिक ये है। तो ये कहानी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो सब कुछ डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 से 4 चीजें उसी के अंदर आ जाएंगी, तो देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होते हैं उन कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? उतना ही ज्यादा होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक। अभी डिटेल में डिस्कशन होगा। यही चीज डिसाइड करती है एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। अभी समझाएंगे, ठीक है। सब्लिमेशन एंथैल्पी, पहले तो याद रखो कि कौन कौन इस पे डिपेंड करेंगे। एक ये हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गए, मेटल मेटल बॉन्डिंग हो गई, एटोमाइजेशन एंथैल्पी हो गई, या उसे सब्लिमेशन एंथैल्पी कह सकते हैं। और जो एलिमेंट आपको दिए जा रहे हैं वो कलर्ड है या नहीं, वो भी कौन बताएगा हमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बताने वाले हैं। क्लियर हुआ? देखिए फिर क्या क्या चीजें यहाँ पे से मिलती है हमें। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं।
तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ, सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था आपने, 3d1 4s2, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 3d2 4s2, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 3d3 4s2, फिर उसके बाद D4 नहीं होता है, सीधे क्या आ जाता है D5 और ये 4s1, फिर मैंगनीज का क्या 3d5 4s2, आयरन का बस इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 3d6 4s2। अब तुम्हें पता है कि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पांच डब्बे बना दिए। पहले डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक। फिर डी में दो इलेक्ट्रॉन है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो। फिर डी में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीन। फिर डी में पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पांच। और इस बार एस में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो नहीं थे ना, यहाँ तो दो दो है सब में। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसमें, 6 आ रहे हैं। तो इससे ज्यादा किसी में नहीं आ सकते। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6। तो इसका मतलब ये वाली फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और ये कौन सी फैमिली है, ये है आपकी क्रोमियम वाली फैमिली। तो CrMOW, क्रोमोव कहते हैं इसे। नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं क्योंकि साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसमें भी टंगस्टन W, उसका मेल्टिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। एक एक्सेप्शन किसमें, Mn और Tc में। Mn वाली ये फैमिली है, इसी के नीचे Tc आता है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी कुछ पर्टिकुलर अलग रीजन है। Mn Tc शोज लो मेल्टिंग पॉइंट। लो का मतलब ये नहीं कि बहुत ही कम, लो का मतलब बस यहाँ पर ये है कि जो आसपास वाले हैं, जैसे एक में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक में 4 है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, 5 वाले का ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि 5 वाले का कम है और 4 वाले का क्या है, ज्यादा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो ये 2 पॉइंट उसके अंदर तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है। मेटल मेटल बॉन्डिंग, तुम्हारे मेटल, ये मेटल है दोनों हाथ, ठीक है। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनाएगा मेटल मेटल, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो इंटरेक्शन होंगे, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच, छह होंगे तो छह। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल मेटल इंटरेक्शन भी उतने ज्यादा होंगे। अगर मेटल मेटल अट्रैक्शन ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि मैं एटम बना दूं, तो मान लो एक कॉपर दूसरे कॉपर से 5 बॉन्ड बना के रहता है, ठीक है। तो मुझे इसको एटम बनाना है तो मुझे इसके बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एटम बनाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, तो वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एक सिंगल एटम बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, और एटम कौन सी स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में। तो एटम बनाओ या फिर आप कहो कि हम गैस में ले जा रहे हैं उसे, तो बात एक ही है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी या फिर सब्लिमेशन एंथैल्पी। मैग्नेटिक बिहेवियर और कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या देखना है हमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने आपको दिया टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, क्या होता है 3d22 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3d2 4s2। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दो एस से जाएंगे एक डी से जाएगा, हमेशा पहले एस से जाएगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो कैसे नेचर का हो गया ये, पैरा मैग्नेटिक। अगर सारे पेयर्ड आते तो डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसे होंगे, कलर्ड। तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, एलिमेंट कैसा होगा, कलर्ड होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √n+2। ये फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 रखो, कितना आएगा, रखो 1 रखो, 1+2 ये आ जाएगा √3। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.8 लिख सकते हो। अब इसमें क्या करना है, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1.8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2.8, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3.8, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4.8, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5.8। तो तुम ओवरऑल बता सकते हो आंसर। 1 रख रहे हो तो √3 आ रहा है, 2 रखो, 2+2 4, 4 2 8, √8 आएगा। 3 रखोगे, 3+2 5 और 3 15, √15, ठीक है। 4 रखोगे, 4+2 6, 6 सॉरी 24,
देख लेना कहीं पे कोई गड़बड़ होगी तो, ठीक है। 5 5 6 7 35, तो ये है, तो इसमें भी लिखे हो सकते हैं आंसर। इनको सॉल्व नहीं करना है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 है तो 1.8, 2 है तो 2.8, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एक एलिमेंट मैंने बता दिया, बाकी कर लोगे। जैसे Fe2 पॉजिटिव है, पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर T से। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक है और वो कलर्ड भी होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी आपने निकाल लिया है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं। बस अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीजन ये है, सवाल ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एज अ कैटलिस्ट इतना ज्यादा क्यों यूज किया जाता है। हम देखते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट ही हमें दिखते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो क्या रीजन है। तो पहला रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दूसरा, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया, ये जगह देते हैं रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए। दे प्रोवाइड सरफेस एरिया, इसलिए कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई है तो वो टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हें क्या क्या बातें याद रखनी, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सवाल आ जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने कहा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बहुत टाइप की दिखाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला एलिमेंट कौन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो सबसे ज्यादा वेराइटी दिखाता है, तो वो होता है मैंगनीज। मैंगनीज के अंदर बहुत वेराइटी होती है, वो +2 से लेकर +7 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फिर कौन सा एलिमेंट है जो नहीं दिखाता है, क्योंकि तो फेमस ही है ना दिखाने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल, लेकिन कुछ एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जो नहीं दिखाता है। स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें पॉजिटिव में तो कॉपर दिखा देता है, कितनी, +1। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात, कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, कॉपर +2। रीजन की डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना लिख लो। हाइड्रेशन इंथैल्पी है इंपॉर्टेंट, हाँ, इग्नोर मत करना इंथैल्पी वाले कॉन्सेप्ट को, कि कॉपर +1 से ज्यादा कॉपर +2 क्यों स्टेबल होता है, कहे तो आप क्या कहोगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि CuCl ज्यादा स्टेबल है या CuCl2, तो CuCl2 में कॉपर +2 है, वो ज्यादा स्टेबल होगा एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम होती कितनी है, हद से हद कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ सकती है, तो वैरायटी है, वो होती है +8। और दो एलिमेंट दिखाते हैं, एक है रुथेनियम और एक है ऑस्मियम, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +8, क्वांटिटी में नहीं, ठीक है, हाई सबसे, तो कौन है, RU और OS, ठीक। तो ये बातें हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय फॉर्मेशन। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अंतराकाशीय स्थल कहते थे इंटरस्टिशियल साइट्स को। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली इंटरस्टिशियल वर्ड एक बहुत हैवी वर्ड तो सुनने में लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है पता है, स्पेस बिटवीन दी एटम्स, एटम्स के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। जैसे मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आप जब भी क्लास में बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ जाएंगे, तो आप लोग जो बैठे हैं, आपकी जो बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, ठीक है। तो वो जो भी गैप है उन्हीं को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड, यानी कि स्पेस बिटवीन दी एटम्स, स्पेस बिटवीन दी स्टूडेंट्स। तो वहां पर अगर हम क्या करें कि एक चेयर यहाँ लगी, फिर एक चेयर यहाँ है, एक चेयर यहाँ है, इतना इतना गैप इनमें लगा हुआ है, तो इन गैप्स के बीच में अगर मैं कुछ छोटे एटम्स फिट कर देता हूँ, ठीक है, इन एटम्स की गैप के बीच में अगर हम छोटे छोटे एटम्स भर देते हैं, तो इससे आपकी लोकेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। तो मान लो ये आयरन था सब जगह, ठीक है, सब जगह आयरन था आपका, तो इसको हम मेलेबल कर सकते थे, यानी कि हम पीटते तो ये थोड़ा पास आ सकते थे, है ना। इनमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी मारपीट करके, जिसको आप तन्यता बोलते हो, आघात वर्धनीयता बोलते हो, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी।
अब इनके बीच में कोई एटम के बीच में गैप नहीं छोड़ा हमने, वहां पे छोटे छोटे एटम्स को हमने फिट कर दिया, ठीक है। जैसे ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों के बीच में सीमेंट डाल दिया, तो खाली ईंट की दीवार कमजोर होती है, उसके बीच में सीमेंट भी भरते हैं तो मजबूत हो जाती है, डेंस हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यही यहाँ पे भी हो रहा है। मुझे पुल बनाना है तो मैं खाली लोहे का नहीं बनाऊंगा, मैं लोहे में क्या मिलाऊंगा, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट जो उनके बीच में भी भर जाए जाके, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, लिखो व्हेन, लिखो व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड बिटवीन दी, when small atoms like hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon trapped between the interstitial side, यानी कि space between the atoms, तो उससे क्या होगा, क्या फायदा होता है इससे, डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से क्या फायदा होगा, लोड उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लोड कैपेसिटी, जिसको टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मेलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मारपीट करके पतला कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वायर बना सकते हो, अब नहीं बना सकते हो ज्यादा, वो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। लेकिन अगर हमें पुल बनाना है तो वहां पे हमें कोई करंट थोड़ी दौड़ानी है, थिन थोड़ी करना है, अब उसे बन गया तो बन गया बस। अब हम नहीं चाहते उसमें चेंज, तो हम उसे हार्ड करना चाहते हैं। ट्रेन के ट्रैक्स बनाने हैं हमें, तो मजबूत चाहिए हमें, खाली आयरन के नहीं बनाएंगे, मिलाएंगे उसमें चीजें, स्टील वगैरह करेंगे उसको, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फिर आते हैं एलॉयज। एलॉयज, और इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखेंगे। एलॉयज है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ये भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स तो था, लेकिन इसमें छोटे एटम मिलाए गए थे। यहां पर ऑलमोस्ट सेम साइज के, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट ही मिलाए जा रहे होंगे। जैसे आपने कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया, कॉपर और जिंक, कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं, जिंक को जस्ता, तो इससे मिला देते हैं आप, तो बनता है पीतल, यानी कि ब्रास। तो ब्रास क्या है, एलॉय है किसका, कॉपर और जिंक का। ये कैसे बन पॉसिबल हो रहा है, हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके साइज में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट कॉपर के थे, सब कॉपर था। तो अगर मैं कॉपर को उठाकर कॉपर की जगह पे जिंक को बैठा देता हूँ, तो आप कहोगे साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस दीवार में से एक ईंट निकाली और उस ऑलमोस्ट उसी सेम साइज की दूसरी ईंट उसके अंदर फिट कर दी, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनसे बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फिर एलॉयज बोलते हैं, ठीक है। तो एलॉयज आप जानते हैं, कॉमन एलॉयज मैंने यहाँ पे बोल दिया है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे काफी सारा एलॉय देखेंगे, क्योंकि नॉलेज बेस्ड एलॉय होते हैं कि स्टील क्या है, नाइक्रोम किस किस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो वो वहां पे होते हैं। तो मैंने मीनिंग समझा दी तुम्हें एलॉय की, कि एलॉयज क्या होते हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस, ऑक्सो एनायंस तो हमारे पास नहीं है शायद, ऑक्साइड्स तो है। तो ऑक्साइड जैसे CrO, Cr2O3, CrO3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्रोमियम की तो आएगी +2, इसमें निकालोगे तो आएगी +3, इसमें निकालोगे तो +6। अब ये लिखने का क्या पर्पस है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इनका एसिडिक नेचर भी बढ़ जाएगा। कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक होंगे और बीच वाले कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। बात समझ में आई। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक, जैसे Mn2O7, Mn2O7 में निकालोगे तो +7 आएगी, ये एसिडिक ऑक्साइड है, जबकि MnO एक बेसिक ऑक्साइड है। क्लियर हुआ। तो ये कहानी होती है ऑक्साइड की। ऑक्सो एनायन कुछ नहीं है, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव वो एनायन होते हैं, वो जरूरत नहीं है तुम्हारे उसमें, ठीक है। एक लास्ट चीज बस वो देख लो, चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट, और फिर दूसरा लेक्चर तुम्हारा क्वेश्चंस का होगा। तो बिना क्वेश्चंस करे नहीं जाना है तुम लोगों ने, ठीक है। और कुछ हेल्प हो पा रही है अगर आप लोगों की इन वीडियोस से, तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और भी कुछ बेटर किया जा सकता है तो एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, कॉपर शोज ओनली पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आते हैं कॉपर को छोड़ के, कॉपर का प्लस में आता है और वो होता है 0.34 वोल्ट। रीजन है लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। लो, इससे पहले वाले एक जगह पे मैंने हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा था, वो भी सही है, ये भी सही है। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, यहाँ पे कंपैरिजन किसी और के साथ करा जा रहा है। जैसे तुमने कहा कि तुम ज्यादा लॉन्गर हो, ठीक है,
किसी से कंपैरिजन किया, तुमने अपने एक दोस्त से कंपैरिजन किया कि मैं उससे ज़्यादा लंबा हूँ, फिर कल के दिन तुमसे किसी ने पूछा तुम्हारे साथ कोई और खड़ा, तुमने कहा नहीं मैं इससे छोटा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कल गलत बोल रहे थे आज गलत बोल रहे हो, ठीक है, दोनों जगह सही बोल रहे हो। वहाँ पे आपका कोई और दोस्त था, तुम उससे लंबे थे, आज जो तुम्हारे साथ दोस्त है उससे तुम छोटे हो, तो दोनों बातें सही है। ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या होता है, जब पोटेंशियल की बात चल रही है तो लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, मैंगनीज, निकिल और जिंक ये पोटेंशियल ज्यादा ही नेगेटिव दिखाते हैं। Mn का रीजन है स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, और निकिल में होता है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद रखने बस, प्रोबेबिलिटी भी कम है इसलिए मैंने लास्ट टॉपिक रखा है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन में आ जाता है। जिंक में अगेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस वजह से इनके पोटेंशियल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बस इतनी बातें याद रखनी है। क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड में। कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, रुक जाओ रिवीजन कर लो। कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जेड एंड सी डी और एच जी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा वेरिएबल दिखाते हैं, बहुत सारे दिखाते हैं, तो कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, सबसे ज्यादा वेराइटी मैंगनीज +2 से लेकर +7 तक। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +8, कौन, रुथेनियम और ऑस्मियम। लोएस्ट कितनी है, +1 है। कॉपर +1 स्टेबल है या +2 स्टेबल है, +2 स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन्हें हम कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज करते हैं, बोलो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, प्रोवाइड सरफेस एरिया, हम इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि इनके एटम्स के बीच में हम छोटे एटम लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, जिससे कंपाउंड बनते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फर्क क्या पड़ेगा उससे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एक एलिमेंट को उठाकर दूसरे को डाल देते हैं। एक एग्जांपल बताया मैंने, कॉपर प्लस जिंक, जिसको ब्रास कहा था, पीतल, ठीक है। और उसके बाद ऑक्साइड्स मैंने बता दी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एसिडिक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक, बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एम्फोटेरिक। पोटेंशियल में क्या याद रखना है, कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पोटेंशियल किसमें होता है, पॉजिटिव में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना तो याद रख ही लेना, ये कौन सा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव में, तो कॉपर है। ज्यादा नेगेटिव किनका होता है, मैंगनीज, निकिल और जिंक। मैंगनीज में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिंक में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन में, Ni में हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। लेक्चर पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।